तो वेलकम गाइस। आज हम लोग डे 2 पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल की सीरीज। लेकिन आप सभी को मैंने एक मॉक टेस्ट देने के लिए भी बोला है कि जैसे जैसे हमारे सेशंस फिनिश होंगे उसके साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट आपका पहला रेडी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने मॉक टेस्ट कहां से देना है। तो आपका एक लॉगिन आईडी बनेगा मॉक टेस्ट के लिए। जैसे मेरा यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल्स देखने को मिलेगा। सबसे मैं नीचे जा रहा हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल पे आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से उसका लोगो बना होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल्स। गो टू लर्निंग पे आपने जाना है, एनालिसिस पे आपने क्लिक करना और मेन एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे एमसीक्यू, मैक्सिमम और मॉड्यूल 1 फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हमने पहला मॉड्यूल पढ़ा था उसके बेसिस पर आपके मॉक टेस्ट होंगे। यहां से आप उसको रन कर देंगे। तो पहले मॉड्यूल में 27 क्वेश्चंस हैं। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बाइंग बैक ट्रेजरी स्टॉक ऑन इक्विटी। सो आज के लेक्चर और उसको लेक्चर को मिलाने के बाद आपको जो भी लगा, मैं जानबूझ के गलत पे क्लिक कर रहा हूं। इसके बाद आपने इसको लॉक करना है। लॉक करना कंपलसरी, यहां पे लिखा आएगा सेव सक्सेसफुली। जैसे ही आप लॉक करेंगे क्वेश्चन अगला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो भी आपको लगता है आप क्लिक कीजिए। यहां मैं लॉक कर रहा हूं। लॉक करने के बाद सेव सक्सेसफुली, जब आप 27 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद आपने यहां पर सबमिट करना है। सबमिट करने के कुछ मिनटों बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और इस रिजल्ट का आपने मुझे क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना समझ में आ गया, कैसे आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी मैं मेन चैट को ओपन कर दे रहा हूं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा उस पर डेट आ जाएगी 21 जून। मेरा जीरो क्यों दिख रहा है? मैंने जानबूझ के गलत क्वेश्चन पे आंसर क्लिक किया है जिससे कि आप आंसर नहीं देख पाए सही। और जो भी क्वेश्चन आप सही करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे वो स्काई ब्लू, जो कि आपको छोड़ना नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट होगा तो वो ग्रीन हो जाए। उसको क्लिक करके आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस स्क्रीनशॉट को पहले मॉडल टेस्ट पेपर को आपने मुझे मेल कर देना है। तो आप यहां पर जाएंगे, कंपोज, यहां लिखेंगे मेरा ईमेल आईडी, यहां लिखेंगे फर्स्ट मॉक रिजल्ट और उसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे यहां पर एज ए पीडीएफ। ठीक है, जैसे ये मैंने किया और आप मुझे भेज देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके ईमेल आईडी और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जैसे मुझे मिल गया। उसके बाद मैं इसको खोल के यहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पहला ऐसे आपके 10 मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। अगर आप 10 में पास होते हैं, 10 के 10 मॉडल टेस्ट पेपर में पास हो जाते हैं, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर आप दुनिया की कोई भी अकाउंटिंग और फाइनेंस की एग्जाम को पास करना और उसको समझने के लिए केपेबल हो जाएंगे। अब यहां पर पर्सनल चैट ना लिखें। देखो क्या होता है, पर्सनल चैट के कारण आप चैट करने के लिए डिसेबल डिसेबल हो जाते हैं। तो केवल क्या करें, कंटेंट से रिलेटेड जो क्लास चल रही है उसी से रिलेटेड यहां पर अपने को क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो आई गेस सबको अभी सब समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है। अभी मैंने पर्सनल कोर्स को चैट को एबल कर दिया है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको बात समझ में आ गई है? हैंड रेस करके भी बोल सकते हैं कि यस सर, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कि इस तरीके से हमें मॉक टेस्ट को देना है। और ऐसे 10 मॉडल टेस्ट पेपर जब आप पास कर लेंगे तो आपको सारी चीजें। अब आपका क्वेश्चन होगा सर
कि ये लेक्चर हमें कहाँ मिल रहे हैं उसके बारे में भी आज मैंने पहले भी बताया था, पर हर बार बच्चे पूछते हैं। आपको एक ईमेल आईडी से आपका कनेक्टेड होता है, आपने वहां पर जाना है, उसके नोट्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे जो आज भी हम क्लास पढ़ेंगे। उसका नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। आप इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे आपका एलएमएस, और यहां पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फंडामेंटल पे आप क्लिक करेंगे। लेक्चर 1 हमने प्रीवियस क्लास में लिया था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहां पर ये लेक्चर है, उसके जस्ट नीचे उसके नोट्स होंगे। यहां से आप उस नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आज का दूसरा लेक्चर है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आई गेस सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या हमने करना है। इज इट ओके विद यू? चलिए, तो अब हम कैसे मॉक टेस्ट देना है उसको तो हम समझ चुके हैं, लेकिन मॉक टेस्ट कंपलसरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप पास भी नहीं होंगे, ये भी ध्यान रख लेना। क्योंकि इस मॉक टेस्ट के बेसिस पर बहुत कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सो मैं आज जो आपको लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं उसमें भी इस लेक्चर को, दोनों लेक्चर को देखने के बाद आपको आज का मॉक टेस्ट क्या करना है, देना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं ये सब मान के चलूं कि सर हमको सब कुछ समझ में आ गया है मॉक टेस्ट, क्योंकि कई बच्चे फिर काउंसलिंग टीम से पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही बच्चों को बता देता हूं कि कैसे हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने आप सभी को यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के कॉन्टिन्यूएंस में ही होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। चलिए, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड लेक्चर। और आपको अगर स्पीड स्लो लगे तो आप अपनी स्पीड को एलएमएस में बढ़ाकर भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू हो रहा है उसमें हम इक्विटी सेगमेंट को काफी डिटेल में समझने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्विटी को सही अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। तो आज का पूरा लेक्चर इक्विटी का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सर, इक्विटी का मतलब क्या है? तो अगर हम इक्विटी का मतलब समझें तो सबसे पहले आपको यहां पर एक शेयर होल्डर की तस्वीर देखने को मिल रही है। मैं यहां पर यह कहूं कि सर, इक्विटी का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझें, होता है ओनर्स फंड। जी सर, जो कंपनी के ओनर्स के द्वारा एक कंपनी में क्या किया गया है, इनपुट किया गया। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कॉमन शेयर, जिसको आप इंडिया में दूसरे नाम से जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक और नाम से जानते हैं ऑर्डिनरी शेयर। जी सर, ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले आपने बात करी शेयर कैपिटल, जो कि आप एक पार वैल्यू पर इशू करते हैं। लेकिन अगर हम सर पार वैल्यू से ज्यादा पर इशू करें, अगर हमारा 100 का शेयर है और उसको हम अगर 150 पे इशू करें, तो जो एक्स्ट्रा रिसीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं? अगर 150 शेयर, तो इस 50 को हम किस नाम से जानते हैं? आप सभी जानते हैं कि इस 50 को हम प्रीमियम के नाम से जानते थे, है ना। मैंने ग्रुप ग्रुप चैट एबल कर दिया है। तो ये जो 50 है, इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोलते थे। जी सर, और इसका यूएस गैप में एक नाम है एडिशनल पेड इन कैपिटल। जनरल एंट्री तो हम सीखेंगे ही ओवर द पीरियड कि क्या किस तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी है, क्या नहीं करना है। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई कि सर जो भी एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एडिशनल पेड इन कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी।
कैन वी से दैट? यस सर, इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी, हमारी क्या है? इक्विटी होती। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपसे एक और पूछने जा रहा हूं सर, कॉमन शेयर को इशू करने से इक्विटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? तो आप सभी बोलेंगे सर इसके कारण इक्विटी हमारी इंक्रीज होती है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सर एक हो गया हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल जो हमने यहां पर मेंशन किया है, उसके साथ साथ एक आ रहा है रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग को ही मैंने काफी अच्छे से आपको समझाना है। रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग का मतलब कई बच्चे समझते हैं सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो आज तक हमने प्रॉफिट कमाया दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। इट मींस सर अगर आपके पास 2023 में 40,000 का प्रॉफिट था, 2024 में आपने 50 का और कमाया, तो टोटल मिलाकर आपकी रिटेन अर्निंग कितनी हो गई? 90,000। इस 90 में से लेट से आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, अनाउंस किया या डिक्लेयर किया, लेट से 45,000 या 30,000 लिख ले, तो जो बैलेंस बचा वो आपका 60 है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, एग्जामिनर ने अगर आपको छोटे से कॉन्सेप्ट में ये पूछा कि सर डिविडेंड की जनरल एंट्री क्या होती है, तो आप में से कितने लोग जनरल एंट्री मुझे बताने वाले हैं आज के इस लेक्चर में? हाउ मेनी ऑफ यू कि सर हम जनरल एंट्री क्या करें? तो कहीं ना कहीं डिविडेंड को डिक्लेयर करने के कारण, अभी हमने डिक्लेयर किया है, हमने कुछ पेमेंट किया क्या? नहीं किया, हमने केवल डिक्लेयर किया है, एक्चुअल में तो कुछ आउटफ्लो कैश का हुआ ही नहीं। तो हम यहां पर एक जनरल एंट्री पास कर सकते हैं कि सर हमारी रिटेन अर्निंग कम हो गई, अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दिया है 30,000 टू डिविडेंड पेबल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है यहां पर, जो आप आंसर देंगे सभी लोग, और मेन चैट में ही लिखना। सर डिविडेंड को डिक्लेयर करने के कारण इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, चैट बॉक्स में लिखिए। तो सर ऑब्वियस ही बात है, हमने डेबिट कर दिया तो इक्विटी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि रिटेन अर्निंग भी किसका ही पार्ट है? आप देखिए, रिटेन अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। तो अगर रिटेन अर्निंग कम होगी तो अल्टीमेटली इक्विटी भी कम होगा कि नहीं होगा? बिकॉज दीज ऑल आर दी कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। तो समटाइम एग्जामिनर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा होता है और आप टेक्निकली उतने साउंड नहीं होते, तो रिटेन अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, डिविडेंड का पेमेंट करने के कारण, डिविडेंड का पेमेंट करने के कारण व्हाट इफेक्ट ऑन इक्विटी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको देना है। मैं देख रहा हूं आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं, एक दूसरे के आंसर देखना नहीं है। अब चैट में क्या होता है, पब्लिक चैट होती है, तो यू कैन सी अदर आंसर्स ऑल्सो। तो द करेक्ट आंसर सर ये है कि नो इफेक्ट ऑन इक्विटी। क्यों नो इफेक्ट ऑन इक्विटी? उसका सिंपल लॉजिक है सर, इक्विटी तो हम डिक्लेयर करने के टाइम ही कम कर चुके थे, तो जो चीज हम डिक्लेयर करने का टाइम कम कर चुके हैं, तो सर डिविडेंड पेमेंट से कम क्या होगा? क्या इक्विटी कम होगी? नहीं सर, ये तो ऑलरेडी कम कर चुके थे, तो क्या कम होगा डिविडेंड को पेमेंट करने के कारण? तो सर डिविडेंड को पेमेंट करने के कारण हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लेस होगी। तो ध्यान रखिए, डिविडेंड पहले डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद उसका पेमेंट किया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमेशा डिविडेंड किस में से देना है हमें? तो सर डिविडेंड की पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? आपने लिखा है सर डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट
टू कैश, टू कैश या बैंक, जो भी आप इसमें से दे सकते। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको हर चीज का सिंक्रोनाइज पता होना चाहिए किससे क्या होता है। डिविडेंड डिक्लेयर से रिटेन अर्निंग भी कम होती है, और रिटेन अर्निंग कम होने के कारण इक्विटी भी क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, आने वाले समय में हम पढ़ेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई, ट्रेजरी स्टॉक, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये सारे कंपोनेंट मिलकर इक्विटी बनाते। अभी हमको सारे कंपोनेंट को सीखना पड़ेगा। अभी हमने रिटेन अर्निंग को सीख लिया, कैपिटल को सीख लिया, एडिशनल पेड इन कैपिटल को सीख लिया। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ओसीआई का लेक्चर मैं अलग लूंगा, जब हमारा सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम और भी टेक्निकल चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रेजरी शेयर, अब ट्रेजरी शेयर का मतलब होता है जब आप अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर लेते, खुद बाय बैक कर लेते, बाय बैक। आप सोचिए, आपके पास 10,000 शेयर्स थे जो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे। आप ऐसा सोचो, यू ऑल आर माई शेयर होल्डर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट एज ऑफ नाउ? 120 प्लस। यू ऑल आर माई शेयर होल्डर्स, सबके पास शेयर्स हैं। अभी जैसे मुझे सामने यूनस दिख रहे हैं, पप्पू दिख रहे हैं, करीना गोयल दिख रही हैं। मैं बोलूं कि यार आपसे मैं शेयर खरीद लेता हूं, तो अभी ये 121 शेयर होल्डर थे, 121 शेयर थे। मैंने किन किन का नाम लिया? पप्पू का नाम लिया, है ना, यूनस का नाम लिया, और मैंने करीना का नाम लिया। अब आप मुझे बताओ, अभी कितने शेयर रहेगा मेरे मार्केट में? कितने शेयर रह गए अभी इस यहां पे इस क्वेश्चन में? सर 121 में से आपने, ये 121 में से तीन चले गए तो 118 रह गए, 11। इस 1118 को हम क्या बोलें? ये मेरे आउटस्टैंडिंग शेयर है, जो अभी भी मार्केट में चल रहे हैं। और ये तीन मेरे क्या हैं? ट्रेजरी शेयर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बेसिक के अकॉर्डिंग आंसर देना, कि सर ये 1118 आउटस्टैंडिंग शेयर थे, 3 शेयर आपके ट्रेजरी शेयर हो गए, है ना। अब मुझे अगर डिविडेंड देना है तो मुझे 118 पर देना है या 121 पर देना? क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है। मुझे अगर डिविडेंड देना तो आप सभी में से जिसको मैंने वापस से खरीद लिया, तो मैं उस पर कभी भी डिविडेंड नहीं दूंगा। तो इसका मतलब सर आप ये कह सकते हैं कि ट्रेजरी स्टॉक के ऊपर कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाता, ठीक है, नो डिविडेंड। वाई? बिकॉज दे आर नॉट कंसीडर आउटस्टैंडिंग। ये क्या नहीं किए जाते, कंसीडर किया। तो सर हमेशा डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाएगा? हमेशा डिविडेंड दिया जाता है आउट स्टैंडिंग शेयर्स के ऊपर। आउट स्टैंडिंग मतलब करीना, पप्पू और यूनस को डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज अब वो मेरे पास ही आ गए, कंपनी के पास, खुद के पास आ गए। इज इट क्लियर? तो सर हमने ट्रेजरी स्टॉक के बारे में पढ़ा है, तो इसको हम यहां पर बोलते हैं कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट। तो अब आपसे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछ ले, ट्रेजरी स्टॉक के कारण इंपैक्ट ऑन इक्विटी, आप क्या बोलेंगे? प्लस माइनस? लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इंक्रीज, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग माइनस। सभी लोग लिख लो बेटा। तजिंदर पाल सिंह बोल रहे सर माइनस, इंक्रीज। तो बेटा जब आपने 121 में से 3 को कम कर दिया तो फिर इक्विटी बढ़ कैसे जाएगी, जब आउटस्टैंडिंग शेयर ही कम हो गए? तो सर हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेजरी स्टॉक के कारण इक्विटी विल डिक्रीज। अभी जनरल एंट्री नहीं सीख रहे हैं, अभी हम, अभी वी आर नॉट लर्निंग द जनरल एंट्रीज।
और कई बच्चे प्राइवेट चैट कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड प्राइवेट चैट वाइल टीचिंग। जस्ट राइट डाउन इन द मेन चैट, ठीक है? फिर बाद में ना बोलना कि मैं उनका आंसर नहीं देख पा रहा हूं। इज इट क्लियर? तो सर आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, और दूसरी बात, ट्रेजरी स्टॉक को ना तो वोटिंग पावर होगा और ना ही डिविडेंड में। मतलब अब आउट ऑफ दीज 121 स्टूडेंट्स, 118 स्टूडेंट्स आर आउटस्टैंडिंग, 3 स्टूडेंट्स आर ट्रेजरी स्टॉक। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये कंपनी अपने ही शेयर क्यों खरीद लेती है? आप सोचिए, आप अभी कितने लोग हैं? 121 पीपल एज ऑफ नाउ, 122, है ना? अब मान के चलो यूनस बैठे हैं सामने, और किसी का नाम, करीना का नाम ले लेते हैं, और किसका नाम लिया था अपन ने? पप्पू। ये 3 लोगों को दूसरे लोग खरीद के ले जाएं, उससे बेटर है मैं अपने पास खरीद लूं, तो वो बेटर होगा कि नहीं? मान के चलो आप 122 लोगों मेरे प्रति डेडिकेटेड हो, मार्केट में कोई नई कंपनी आती है, आप तीनों को भड़काना शुरू कर देती कि नहीं यार सर के पास नहीं रहना, हम आपको ज्यादा फायदा देंगे, तो आप क्या करोगे? उनकी तरफ देखने लगोगे ना। उससे बेटर मैं क्या करूं, मैंने बोलूं कि अच्छा वो कितना दे रहे हैं आपको? 100, मैं आपको 120 देता हूं, तो आप मेरे पास ही आ गए। अब ऑनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। तो कंपनी अपने ही शेयर क्यों खरीदती है? क्योंकि बाहर वाले कंपनी के लोग उनके शेयर ना खरीद ले। तो ट्रेजरी स्टॉक का मतलब होता है जब कंपनी अपने ही शेयर को वापस खरीद ले, दैट इज कॉल्ड बायबैक या ट्रेजरी। अब जब शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, अभी ये शेयर होल्डर की मीटिंग चल रही है, कितने लोग वोट दे सकते हैं इसमें? अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, तो सर ओनली 118 पीपल कैन वोट। सारे लोग वोट नहीं दे पाएंगे, वो 3 लोग वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब वो 3 लोग मैंने खरीद लिए हैं। मैं कंपनी हूं, AKPIS हूं, यू ऑल आर माई शेयर होल्डर्स। तो आउट ऑफ 118, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी सर। तो इसका मतलब सर हमने ये सीखा, आज के लेक्चर में आपको 2-3 चीजें और टेक्निकल समझाना है मैंने। ये बेसिक क्लास है लेकिन बहुत टेक्निकल है। ना तो इनको डिविडेंड मिलेगा, अब ना आउटस्टैंडिंग शेयर। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी स्टॉक दैट करेंटली ओन्ड बाय द शेयर होल्डर, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल जैसे FII होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, रिटेल जैसे आप और सब में। तो ये सारे जब लोग शेयर खरीदते हैं, these shares are available in the market and are used to calculate मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड EPS। ये सारा टर्मिनोलॉजी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, EPS हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयर में ट्रेजरी स्टॉक को कंसीडर नहीं किया जाता, तो दैट्स व्हाई इशूड शेयर माइनस ट्रेजरी शेयर इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर, उसको बोला जाए। अब एक वर्ड आता अथोराइज शेयर कैपिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अथोराइज का मतलब आप सभी जानते हैं। अथोराइज का मतलब होता है कि कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी का एक कॉर्पोरेट कैरेक्टर होता है, चार्टर होता है। उसके अंदर जैसे लिखा है कि कंपनी मैक्सिमम 1 मिलियन के शेयर इशू कर सकती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे कंपनी बनी AKPIS एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रमोटर, मैंने सोचा है कि यार हमें कितने की कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है? हमने बोला मैक्सिमम 1 CR, है ना? आप थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लॉजिक सिखाने जा रहा हूं। 1 CR, 7 0 लगा दिया ना मैंने, 2 4 3, और मैंने बोला एक शेयर जो होगा, 1 शेयर की प्राइस होगी 100। तो नंबर ऑफ शेयर हम कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर, आप देखना एक बहुत काम की चीज निकल के आई, आप लोग बताना कि आपको पहले से पता था कि नहीं, है ना? अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे सर हम तो ये 12th में पढ़ लिए हैं, आपने ऐसा क्या नया बता दिया? अभी नया बताऊंगा मैं। अभी आपके पास कितने शेयर है? 1 लाख शेयर। अब इस 1 लाख में से आपने इशू किए 80,000 शेयर, ठीक है? तो अभी आपकी इशूड कैपिटल कितनी हो गई? इशूड, तो सर 80,000 आपने इशू किए थे ना,
यहां लिखू 80,000 इंटू 100, 80 लाख। अभी मुझे और फर्दर रिक्वायरमेंट है तो मैं कितना पैसा मार्केट से उठा सकता हूं, इसका आंसर चाहिए मुझे आपसे। तो आप सभी लोग बोलेंगे सर वी कैन, यू कैन, एज ए केपीआईएस 20 लाख रुपीज आप और जनरेट कर सकते। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कि 80,000 में से मेरे कॉम्पिटिटर मेरे शेयर्स को खरीदना शुरू कर रहे हैं। मैंने क्या किया, इस 80 में से 20 का बायबैक कर लिया इशूड में से, तो मेरे आउटस्टैंडिंग कितने रह गए? आप बोलोगे 60,000। ठीक है। अभी मुझे ये बताइए बायबैक के करंट व्हाट इंपैक्ट ऑन अथोराइज शेयर कैपिटल, व्हाट इंपैक्ट ड्यू टू बायबैक। कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिक्रीज, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंक्रीज, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। सर नो इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट? मैंने 80,000 तो इशू किए थे, उसमें से मेरे को टोटल पावर थी 1 लाख शेयर्स इशू करने की, मैंने 80 किए। उस 80 में से वापस 20 के लिए व्हाट इंपैक्ट ऑन माय अथोराइज। तो अथोराइज शेयर कैपिटल के ऊपर बायबैक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ट्रेजरी शेयर का नो इफेक्ट ऑन अथोराइज शेयर। तो बस जब आप एग्जाम देने जाते हैं, एमसीक्यू आते हैं, तो क्या आप इतने माइन्यूटली सोच लेते थे कि नहीं? अब आपने सीखा होगा ना एग्जाम्पल से कि सर 1 लाख में से आपने 80,000 इशू किए, उसमें से 20 आपने बाय बैक कर लिए, जिसको आप ट्रेजरी शेयर बोल रहे हैं। तो सर बाय बैक के कारण, अब मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, इफेक्ट ऑन इक्विटी ड्यू टू ट्रेजरी स्टॉक। तो आप लिखेंगे सर इट विल डिक्रीज, है ना। इफेक्ट ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर, आप अगेन लिखेंगे डिक्रीज। इफेक्ट ऑन अथोराइज्ड नो। बात समझ में आ गई होगी? 100% आ गया होगा आपको समझ, 100%। बात समझ में आ गई बेटा? सर इक्विटी में डिक्रीज होना है क्योंकि आउटस्टैंडिंग कम हो जाते, इफेक्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कम हो जाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग अगर कम होंगे तो इक्विटी कम हो जाएगी, और आउटस्टैंडिंग भी कम होंगे, और अल्टीमेटली देयर इज नो इफेक्ट ऑन अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो अथोराइज शेयर कैपिटल अलग होती है, इशूड कैपिटल अलग होती है, आउटस्टैंडिंग अलग होती है। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके बहुत काम आएंगे। Company has repurchased and held its treasury does not directly change the number of authorized। ये लाइन इंपॉर्टेंट, मैंने आपको नोट्स भी इसीलिए दिए हैं कि हो सकता है कि जब आप फास्ट ट्रैक पर मेरा रिवीजन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ये हेल्प हो जाए। बात समझ में आ गई? अच्छा, कितने बच्चों को जनरल एंट्री में दिक्कत आती है? जनरल एंट्री में कितने बच्चों को दिक्कत आती है? तो हमारे साथ में आज लिवलीन मैडम भी हैं, बाई प्रोफेशन वो भी सीपीए हैं। तो मैं आप लोगों के एक जनरल एंट्री के बेसिक लेवल के सेशन भी ऑर्गेनाइज कराने जा रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू विल ज्वाइन, जिसमें बेसिक जनरल एंट्रीज, जरा हैंड रेस करना कि सर हमको छोटी सी छोटी जनरल एंट्री भी आ जाए, हैंड रेस करो। हैंड रेस मतलब इधर। जब आप लोगों की बेसिक जनरल एंट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद एडवांस लेवल की जनरल एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा। एडवांस लेवल की जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है सर? अब आप पूछेंगे सर एडवांस लेवल की जनरल एंट्री का मतलब होता है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जनरल एंट्रीज, बॉन्ड वैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज, डेफर टैक्स की जनरल एंट्रीज,
ये सारी टेक्निकल जर्नल एंट्रीज के लेक्चर में लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि मैं इस बात के लिए अश्योर हो जाऊं कि आपको बेसिक जनरल एंट्री भी बहुत सारी आती है। इज इट क्लियर? लेकिन आपको पहले एक काम करना पड़ेगा। लिवलीन मैडम आपकी 10 क्लासेस लेंगी, बाई प्रोफेशन वो सीपीए हैं। जब वो आपको बेसिक लेवल की जनरल एंट्री पढ़ाएंगी, उसके बाद आपको जनरल एंट्री का एक मॉक टेस्ट देना होगा। एक होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, और एक होगा आपका रिटर्न वाला। दैट्स वाई हमारी क्लासेस की यूएसपी यही है कि हम इस बात को अश्योर भी करना चाहते हैं कि आपको समझ में भी आया है। तो वंस आप लोग बेसिक जनरल एंट्री का मॉक टेस्ट दे देंगे, एमसीक्यू का और रिटर्न वाला, उसके बाद एडवांस लेवल का भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक अलग से टाइम सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिससे आप इस पर्टिकुलर क्लास को भी अटेंड कर सकें। और उसके बाद उसके मॉक टेस्ट, अभी मैंने आपको जैसे मॉक टेस्ट के बारे में बताया कि इस तरीके से मॉक, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, तभी आपके लिए ये पर्पस सॉल्व हो पाएगा। और ये जो जनरल एंट्रीज हम आपको सिखाएंगे, ये आपके करिकुलम से अलाइंड होगी। इवन यू आर सीपीए स्टूडेंट, सीएमए स्टूडेंट, आईएफआर स्टूडेंट, तभी आपके लिए ये सारी चीजें बेनिफिशियल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमें इस तरीके से चीजों को समझना है और इन लेक्चर को रिवाइज करके आना है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट। इसको भी हम समझाएंगे, स्टॉक स्प्लिट का इंपैक्ट। अब स्टॉक स्प्लिट का इफेक्ट समझना है हमने, है ना? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक स्प्लिट, सर स्टॉक स्प्लिट का मतलब यह होता है कि एक बिग प्राइस शेयर को बिग प्राइस शेयर को स्मॉल प्राइस शेयर में बदल देना। ये तो सबको पता था, लेकिन इसके असली इफेक्ट मैं जानना चाहूंगा। जैसे एक 2000 का नोट है, सोचो आपके पास 2000 का नोट है। मैं आपको अगर 100 के कितने नोट दे दूं, 20 दे दूं, बात तो वही है ना? ये भी 2000, ये भी 2000। तो ऐसा सोचो, एक शेयर था 2000 का, वन शेयर 2000, लेकिन मैंने आपको उस एक शेयर के बदले में 100 के 20 दे दिए। आज भी आपकी कैपिटल तो वही है। अब असली क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है, व्हाट इंपैक्ट ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर। ये चाहिए मुझे आपसे। पहला क्वेश्चन यहां आपने फिल करना है, इफेक्ट ऑन इक्विटी पे क्या इंफेक्ट होगा, आउटस्टैंडिंग पर क्या होगा, अथोराइज पर क्या होगा। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। तो सर सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या कंपनी के पास कोई नया पैसा आया है? हम्म? क्या कंपनी के पास कोई नया पैसा नहीं आया सर? तो सीधी बात है, जब ना कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया, तो इसके ऊपर क्यों इफेक्ट बढ़ेगा? लेकिन क्या कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े कि नहीं बढ़े? यस सर। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए सर। यस। क्या अथोराइज शेयर भी बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है क्या? तो आप सबसे पहले ये सोचो, जो हमने नोट्स में लिखा है कि सर नंबर ऑफ शेयर increase the number of share outstanding but does not change the value of the shareholder investor। सर वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आप सोचिए, आपके पास कंपनी के 100 शेयर थे, और उस एक शेयर की कीमत 100 थी ना, तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी थी? 100 इंटू 100।
अब मैंने बोला यार ये 100 का शेयर है, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूं, है ना, मैं आपको इसको 100 की जगह एक 20 में बदलना चाहता हूं। तो मुझे आपका एक शेयर लेकर 20 वाले कितने देने पड़ेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, कई बच्चों को यही निकालते नहीं आता। 5 देने पड़ेंगे ना। तो आपके पास 100 शेयर थे, तो अब मुझे आपको 500 शेयर देने पड़ेंगे 20-20 वाले। तो आज भी आपकी कितनी है? तो इन्वेस्टमेंट में भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और नंबर जब कैपिटल ही नहीं बढ़ रही तो अथोराइज शेयर कैपिटल कैसे बढ़ सकती है, आप बताइए। तो बात समझ में आ गई आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टॉक स्प्लिट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर but does not change the total value of the shareholder investment और कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी समझेंगे। तो संख्या बढ़ाना, आउटस्टैंडिंग शेयर तो बढ़ गए, बट कंपनी की शेयर की वैल्यू में कोई। तो यहां पर मैंने एक आपको समझने के लिए बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट का एक एग्जांपल दिया है कि कंपनी के पास पहले 1 लाख शेयर थे, कंपनी इसको स्प्लिट कर रही है, 1 को 2 में कर रही है। मतलब किसी के पास 1 लाख शेयर थे तो सबको एक एक और दे दिया, तो 2 लाख हो गए। जो पहले 100 की शेयर प्राइस थी, तो एग्जामिनर समटाइम आपसे पूछता है पर शेयर प्राइस क्या होगी, बुक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी, बुक वैल्यू या पार वैल्यू स्टॉक स्प्लिट के कारण। तो आप लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जल्दी लिखना है। डिक्रीज। क्या लिखेंगे सर? डिक्रीज। जैसे देखो, पहले 100 की थी, अब वो कितने की हो गई। लेकिन क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुआ कि कंपनी का 1 लाख का शेयर था, आज मार्केट कैप में कोई चेंज नहीं। तो सर नोट्स में आपने दे दिया, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इंक्रीजेस, पर शेयर वैल्यू डिक्रीजेस, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी रिमेन चेंज, इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप चेंज, और स्टॉक प्राइस में एडजस्टमेंट आएगा। सर कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती होगी? वन रीजन फॉर स्टॉक स्प्लिट, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू एक शेयर की प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइज। व्हाई कंपनी आर डूइंग स्टॉक स्प्लिट कॉन्सेप्ट्स? कौन लॉजिक बताएगा? क्या लॉजिक? अभी ऐसा सोचें, आप सभी लोग यहां पर बैठे हैं, है ना, यू ऑल आर सिटिंग ओवर हियर। जी सर। अब मैं आप में से सबसे बोलूं कि यार मुझे 10-10 हजार का एक शेयर दे दो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की कैपेबिलिटी ना हो, पॉसिबल 10,000 देना, लेकिन मैं आपसे बोलूं सब लोग 100-100 रुपए दे दो, पॉसिबल है कि नहीं? अगर कंपनी को अपनी रीच बढ़ानी है, कंपनी को अपनी रीच बढ़ानी है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेयर को छोटे छोटे प्राइस में क्या करेगी? नो वन कैन अफोर्ड वेरी बिग प्राइस ऑफ शेयर, लाइक स्मॉल स्मॉल। तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर के पास पहुंच पाएगी, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे, तो कंपनी के पास भी अल्टीमेटली पैसा आएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। इफ यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पास इंटरनेशनल एग्जाम। सर अभी आपसे सुन लिया, अच्छा कई बच्चे बोलते सर आपका लेक्चर तो समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो बेटा नोट्स आप ना बनाओ, इसलिए तो मैंने आपको सिंपल भाषा में नोट्स बना के दे दिए। अब आपके नोट्स बनाने का काम भी मैंने ही कर दिया है। अब इसमें और आप क्या लिखोगे बताओ? एक्स्ट्रा और क्या लिख लोगे? और अब मुझे भी अश्योरेंस चाहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने इसका एक काम और कर दिया, अब मैंने आपका इसी का एक मॉक टेस्ट लूंगा, 100 क्वेश्चन। और अगर आप इस मॉक टेस्ट में पास हो जाएंगे तो इसका मतलब सर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो दैट्स वाई हमने मॉक टेस्ट लेना है। और मॉक टेस्ट आपने कब देना है पता है?
जब आप एक बार पूरे लेक्चर को वॉच कर लो, बिफोर वॉचिंग द लेक्चर, बिफोर रीडिंग द नोट्स, डोंट अपीयर इन द मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट सर जब तक आपका 90 नहीं आ जाए तब तक आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। और जब आप एक 90 वाली प्रोसीजर पे आ जाएं तभी मैं मानूंगा कि आप लोग 100% क्या है। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉक डिविडेंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टॉक डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड को हम पढ़ते हैं। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी फ्री में शेयर दे रही है। आप सोचिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी लोग मेरे स्टूडेंट हैं, लेट्स से यू ऑल आर माय यूएससीएमए स्टूडेंट, है ना? एक पल के लिए मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपने यूएससीएमए ज्वाइन कर लिया है ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स आप लोगों के लिए फ्री है। फाइनेंस रिपोर्टिंग का कोर्स। व्हाट इंपैक्ट ऑन माय फाइनेंशियल हेल्थ? कई बोलेंगे नो इफेक्ट। मैं सुनना चाहता हूं। कई बोलेंगे डिक्रीज, कई बोलेंगे इंक्रीज। मैं बस ये सुनना चाहता हूं आप कैसा सोचते हैं। इंक्रीज नो इफेक्ट, डिक्रीज कितने लोग बोल रहे हैं? यू ऑल आर माई शेयर होल्डर्स, यू आर, यू हैव ऑलरेडी पेड टू मी। दिस इज नॉट द मेन कोर्स। This course will help you to understand the USCMA only or CPA, whatever the case may be. You are not going to pay me, but ultimately कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग कम हो रही है कि नहीं हो रही, बस आप ये बताओ। कंपनी के पास इकट्ठा किया गया प्रॉफिट तो कम हो रहा है, लेकिन एक तरफ कंपनी के शेयर्स कैपिटल भी बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग भी पार्ट ऑफ इक्विटी होता है और शेयर कैपिटल भी पार्ट ऑफ इक्विटी होता है। तो व्हाट इंपैक्ट ऑन इक्विटी? आप सभी को बोलना चाहिए नो इफेक्ट। व्हाट इंपैक्ट ऑन रिटेन अर्निंग? ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। डिक्रीज। इज इट क्लियर? तो सर रिटेन अर्निंग तो कई बार जल्दबाजी में हम रिटेन अर्निंग को भी बोल देते हैं नो इफेक्ट, बट रिटेन अर्निंग डिक्रीज। व्हाट इफेक्ट ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर? इंक्रीज। व्हाट इंपैक्ट ऑन अथोराइज शेयर? अब यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा रुक कर देना पड़ेगा। अथोराइज शेयर कैपिटल का मैं आपसे सुनना चाहता हूं सभी से। अथोराइज शेयर कैपिटल का इफेक्ट सोच कर देना। मुझे अथोराइज शेयर कैपिटल का इफेक्ट समझना है। नो इफेक्ट। सारी चैट पढ़ लेता हूं मैं। मेन चैट में लिखो बेटा। कई बच्चे ना प्राइवेट चैट लिख रहे हैं, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा बेटा। 125 बच्चे, हाउ कैन आई रीड सो मेनी चैट्स? नो इफेक्ट बिकॉज इट्स ऑलरेडी मेंशन द चार्टर ऑफ द कंपनी। वेरी गुड। इंक्रीज नो इफेक्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं नीड टू इंक्रीज? इट मे बी पॉसिबल, चांसेस आर वी शुड इंक्रीज, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल भी तो बढ़ रही है ना। आप लॉजिक से समझिए। कंपनी को अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने का डिसीजन लेना पड़ सकता है यहां पर। कंपनी को अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने का डिसीजन लेना पड़ सकता है या नहीं लेना पड़ सकता? मेरा क्वेश्चन आपसे ये। जैसे एग्जाम्पल से सोचो,
अभी अथोराइज शेयर कैपिटल मान के चलो 1000 ही शेयर थे, और मैंने बोला कि 100 का एक है, तो सर 1000 × 100, 1 लाख। नाउ अब अगर ये अचानक से मेरे नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएं, तो आई नीड टू टेक अ डिसीजन कि यार मुझे अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने। तो सर अथोराइज शेयर कैपिटल हम आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास वापस से डॉक्यूमेंट फाइल करके अपनी अथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते। तो स्टॉक डिविडेंड के कारण कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर भी बढ़ जाते हैं, और नीड टू वेरीफाई दैट कि क्या अभी हम उस लिमिट के बियॉन्ड तो नहीं जा रहे, जो हमने पहले से डिसाइड किया था कि हमारे 1000 ही होंगे। अगर हम हमारी लिमिट को यहां पर क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? when the company distribute additional share to existing shareholder proportionately instead of cash, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर तो बढ़ जाएंगे, बट इक्विटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर हु विल डिसाइड टू इंक्रीज द आउटस्टैंडिंग शेयर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन डिसीजन लेगा ये? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल टेक द डिसीजन कि हमें शेयर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि एग्जाम में बहुत माइन्यूटली नॉलेज होना चाहिए? इज इट क्लियर कि नहीं? आप सोचिए, हमने बहुत सारी चीजों को एनालिसिस किया। इवन यू आर अवेयर अबाउट आउटस्टैंडिंग शेयर, इवन यू आर अवेयर अबाउट ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इवन यू आर अवेयर अबाउट इक्विटी, इवन यू आर अवेयर अबाउट रिटेन अर्निंग, बट सम टाइम अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ सकता है और हम हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर हमने एक चार्ट बनाकर आपको समझा दिया है। इंक्रीज आउटस्टैंडिंग शेयर, मार्केट वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पर मैं आपसे एक बात बताता हूं, आप मुझे बताओ, ऐसा सोचो, आपके पास कंपनी के 100 शेयर थे, जी सर, और एक शेयर 20 का था। आपका मार्केट कैपिटल इंडिविजुअल लेवल पर आपका कितना है सर? 100 × 20, यू हैव ओनली 2000। अब कंपनी ने बोला हम आपको 20 शेयर फ्री में देते हैं, बोनस के रूप में देते हैं। आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने? 120। तो आज भी कैपिटलाइजेशन तो आपका वही है ना? आपको कुछ नया पैसा नहीं मिल गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमको कुछ अलग से नहीं मिल गया है? तो दैट्स वाई आपको ये इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग डिक्रीज होती है, और कॉमन स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना। बेनिफिट क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन। चलो, मेरे यूएस टैक्सेशन के स्टूडेंट बताएंगे, इनरोल्ड एजेंट वाले, कि अगर कंपनी डिविडेंड ना बांटते हुए स्टॉक डिविडेंड बांटे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बेनिफिट होगा? यूएस टैक्सेशन के स्टूडेंट कितने लोग बताएंगे? व्हाट इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन बेनिफिट? आप सभी लोगों ने इनरोल्ड एजेंट प्रोफेशन यूएस टैक्सेशन में सीपीए में पढ़ा होगा कि सर अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर को टैक्स देना होता है, लेकिन कंपनी डिविडेंड कैश में ना बांटकर आपको केवल शेयर्स दे दे तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? तो एक तो बेनिफिट ये हो गया। चलो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से यूएस सीएमए के स्टूडेंट बताएं कि क्या होना चाहिए। इसका एक और बेनिफिट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वन बेनिफिट, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मुझे आपको कैश नहीं देना है,
मेरे शेयर्स देना है, मुझे क्या बेनिफिट है? आप सब लोग मेरे शेयर होल्डर, मैं आपको कैश नहीं देना चाहता। व्हाट, मुझे क्या फायदा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर मेरे पास कैश होगा तो मैं कहीं ना कहीं बाजार में इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी? आई डोंट वांट टू गिव यू द क्या, आप भी खुश कि हाँ यार हमको कंपनी का ये शेयर मिल गया, आपको सबको शेयर्स मिल गए, शेयर, शेयर सर्टिफिकेट, आप खुश हो गए, बोले इस शेयर को बेच देंगे बाजार में, अपने को पैसा मिल गया। और कंपनी खुश कि अपने पास से कुछ पैसा नहीं गया, अपने पास कैश पड़ा हुआ है, कैश को उठा के बाजार में इन्वेस्टमेंट करो, आपको टैक्स का बेनिफिट हो गया, हमें बेनिफिट हो गया। तो अल्टीमेटली कंपनी क्या कर सकती है, इसको एज ए टैक्स प्लानिंग के रूप में भी क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। तो स्टॉक डिविडेंड के कारण जरा लास्ट बताइए, व्हाट इफेक्ट ऑन इक्विटी? सर, स्टॉक डिविडेंड के कारण इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट वो रिटेन अर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो अभी तक हमने पढ़ा, अगर मैं आपका एक एडवांस लेवल का इसमें सारा मॉक टेस्ट लूं, क्या इंपैक्ट, क्या इंक्रीज, क्या डिक्रीज, क्या डिक्रीज नहीं, क्या आप लोग 100% पास हो सकते हैं इसको, इस प्रकार के मॉक टेस्ट में? एआईपी एपीआईसीए का बताएंगे आगे, 80-85% तो लेकर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? 80% तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। तो जब इसका मॉक टेस्ट आएगा, आने वाले समय में इसका मॉक टेस्ट आएगा, तो आपने सबसे पहले इस पूरे लेक्चर को, जो कि हमने काफी डिटेल में पढ़ा, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हाउ टू रन एलएमएस, हाउ टू गिव ए मॉक टेस्ट, इसके कारण 10-15 मिनट ना खराब करें। वेयर टू फाइंड द नोट सब तो बता दिया अभी मैंने। लॉट ऑफ स्टूडेंट आर आस्किंग सर वेयर टू फाइंड, अरे पहले फोकस करो, लेक्चर को देखो, नोट्स और एलएमएस तो आपको मिल ही जाएगा ना, रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाएंगे। कितने बच्चों को पूरा समझ में आया आज का लेक्चर? रेज योर हैंड कि सर हाँ, आज के लेक्चर में हमको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आई। और क्या आप लोग इतने माइन्यूटली सोच पा रहे थे? इतने माइन्यूटली? आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पर आप लोग सोच पा रहे थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फंडामेंटल की क्लासेस है वो काफी डिटेल में होने वाली है। हाँ, बट आपको मेहनत साथ में करनी पड़ेगी। तो अब इसका एक मॉक टेस्ट आएगा, और आज से हमारी यूएससीएमए की पार्ट 2 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। टाइमिंग, शेड्यूल सब आपको ग्रुप पे मिल चुका है। उस लेक्चर को भी डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको ये लेक्चर आपको मेन करिकुलम को और भी ज्यादा डिटेल में समझने में हेल्प करेंगे। जब आप ये पूरे 50 लेक्चर को देखने के बाद, 10 से 12 मॉक टेस्ट को देखने के बाद, 10-15 असाइनमेंट करने के बाद, मैंने आपसे इतना हार्डवर्क करा लेना है, इतना हार्डवर्क करा लेना है कि किसी भी ऐसा कोई रीजन ही नहीं रहेगा कि आप पास ना हो पाओ, ये मेरी आपसे गारंटी है। और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। आईएफआरएस की क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट हो रही हैं, और आईएफआरएस की क्लासेस में भी ये काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहां पर भी इक्विटी, जब आप ईपीएस ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो अपनी अपनी टीम से एक बार बात करके आप लोग एलएमएस डेफिनेटली क्या करा लीजिए,